हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोस्कोप एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बिकॉज बिना माइक्रोस्कोप के हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जामिन कर ही नहीं पाएंगे। तो माइक्रोस्कोप में भी टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास में लाइट माइक्रोस्कोप और एक होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में भी हमारे पास दो होते हैं, एक होता है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप और एक होता है हमारे पास में कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। ये सिंपल और ये कंपाउंड। अब इनका देखिए डिफरेंस तो क्या है। लाइट माइक्रोस्कोप नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्लास के लेंसेज होते हैं और ये फोकस करते हैं लाइट को ही। और वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फोकस किया जाता है। सैंपल की बात करूँ तो यहाँ पर लाइव और डेड सैंपल दोनों हो सकते हैं, लाइव एंड डेड सैंपल। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ हम डेड सैंपल को देखते हैं और इसका जो सैंपल कलर होता है वो भी ब्लैक होता है और इसमें सैंपल कलर हमारे पास रेड होता है। मैग्नीफिकेशन की बात की जाए तो इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है 1500 टाइम्स। मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो बहुत एनलार्ज करके हमें दिखाई जाए, वो होता है इसका मैग्नीफिकेशन, जो कि इसका है 1500 टाइम्स और इसका है 200,000 टाइम्स ज़्यादा। दूसरी बात करें रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन क्या होता है तो माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है उनको कितना डिस्टिंग्विश करके दिखाता है। कई बार हमें साथ में दिखते हैं जबकि हो सकता है उनके बीच में कोई डिस्टेंस हो, तो ये उसकी होती है रिजॉल्विंग पावर। तो वो इसकी होती है 5 माइक्रोमीटर और इसकी होती है 0.1 नैनोमीटर में। अब एक और आता है हमारे पास में TIRM। ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी ये क्या करती है, ये रिजोल्यूशन पावर को एनहेंस करने का काम करती है, इसके लिमिट को एनहेंस कर देती है। सपोज हमें 5 माइक्रोमीटर से इसको 20 माइक्रोमीटर करना है तो हम TIRM को यूज़ करते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोप में कुछ अपग्रेडेशंस हुए, करने पड़े। क्यों करने पड़े, सपोज़ हमें किसी एम्ब्रियो का एक पर्टिकुलर स्टेज पे कैल्शियम लेवल पता करना है तो उसके लिए इमेजिंग सिस्टम आए। मतलब कैसे अपग्रेडेशन हुआ, डिजिटल सिस्टम्स आ गए, डिजिटल माइक्रोस्कोप आ गए जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है, प्रिंटर होता है, प्रिंटर के बाद कैमराज होते हैं, डिस्प्ले होता है, साथ में कुछ सॉफ्टवेयर्स भी रहते हैं जिसकी हेल्प से हम इतनी माइन्यूट चीज़ों को भी देख सकते हैं। कुछ अब हम इक्वेशंस के बारे में देखें क्योंकि रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा तो रिजोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, या रिजोल्यूशन जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूमेरिकल अपर्चर के। रिजोल्यूशन हम देख चुके क्या होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर जो है इसका फॉर्मूला होता है n sin थीटा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं क्योंकि अधिकतर हम ऑयल यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा n sin थीटा तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और इसकी एक और टर्मिनोलॉजी होती है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। एक d होता है, d क्या होता है, डिस्टेंस होता है जिस भी, ये तो रिजोल्यूशन हुआ और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, दैट इज़ d। और इसकी इक्वेशन होती है λ/2na। तो ये लैम्डा अपनी वेवलेंथ हो गई, किसी भी लाइट की वेवलेंथ, और ये 2 और ये na हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर n sin थीटा। इसके अलावा जो वेवलेंथ होती है हमारी, वेवलेंथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिजोल्यूशन के। इसका मतलब कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिजोल्यूशन कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर की बात करें तो 40x उसका मिड पॉइंट होता है, 40x ये मिड होता है। अगर इससे कम पावर हुआ तो वहाँ पर वो ड्राई लेंस होती है जहाँ पर कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर 40x के बराबर हुआ या इससे ज़्यादा हुआ तो हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इमर्जन होता है। इमर्जन हम किस में कर सकते हैं, कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं, तो ऑयल हो गया हमारा, ग्लिसरॉल हो गया और वाटर भी हो गया। जो स्लाइड बनाते हैं हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए तो उसके ऊपर हम बनाने के बाद उसमें ये कोई इमर्जन चीज़ें हम ऐड करते हैं
ओके, नाउ आईपीस की बात करें तो आईपीस या ऑक्यूलर लेंस बोल सकते हैं हम, जिसका पावर होता है हमारे पास में 10x। अब ये जो 10x होता है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो रिजोल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, रिजोल्यूशन हमारा कम हो जाएगा। ये तो हम इसको ये बोल सकते हैं ये एम्प्टी मैग्नीफिकेशन है। एम्प्टी मैग्नीफिकेशन मतलब इसका एज सच कोई यूज़ नहीं है। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास में स्पेसिमेन, कि जो भी स्पेसिमेन होगा उसको अगर सपोज टिश्यू है तो डायरेक्ट टिश्यू को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, टिश्यू की चॉपिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोटोम। माइक्रोटोम, या अगर वो कोई फ्रोज़न स्टेट में रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा क्रायोटोम। इसके बाद स्पेसिमेन का फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन बोले तो किससे होगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लिसरल्डी HYDE। ये क्या करते हैं, ये सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। फिक्स करने से सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। फिर नेक्स्ट स्टेनिंग करते हैं, तो स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, उसको ग्राम स्टेनिंग है कि कोई से भी स्टेनिंग करके उसको विजुअलाइज करते हैं ताकि हम उसको देख पाए। अगर ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट हुआ, ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट मतलब कि जो स्पेसिमेन है ये ट्रांसपेरेंट है, और अगर बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट होगा तो हमें दिख ही नहीं पाएगा, मतलब एक जैसे कलर मिल जाएंगे तो हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। अब वेरिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है ब्राइट फील्ड। ब्राइट फील्ड, तो ब्राइट फील्ड में क्या होता है कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है हमारे पास में ये ब्राइट होता है, और ये जो सैंपल है ये डार्क सैंपल होता है, और जो टिश्यूज़ है मतलब पिगमेंटेड टिश्यूज़ को इसका एप्लीकेशन हुआ कि हम पिगमेंटेड टिश्यूज़ को इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ऐसी आउटलाइन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिक्विड मीडिया के अंदर, और डार्क बैकग्राउंड होता है। इसका एप्लीकेशन है कि हम बायोकेमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, साथ में लिसिस चेक करते हैं कि सेल की लिसिस हुई है या नहीं हुई है। साथ में जैसे हुआ स्पर्मेटोजोआ उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पायरोकीट्स हो गए, ट्रैपेनोमा पैलिडम हो गए, उन सबको हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर इनकी माइक्रोस्कोपी का वो देखें हम किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले आईपीस होती है, उसके बाद ऑक्यूलर लेंस, ऑक्यूलर लेंस के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, स्पेसिमेन होता है, साथ में कंडेंसर, और नीचे हम जो लाइट आती है वो, क्योंकि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें लाइट की ज़रूरत होगी, अंधेरे में हम देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में उजाला चाहिए हमें, और वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एज सच लाइट की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। दूसरा वेरिएंट हम देखें तो दूसरा वेरिएंट होता है हमारे पास फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इसमें लेंसेज को कंपेटिबल बनाते हैं। कौन सी लेंसेज, तो कंडेंसर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। साथ में ये ऐसा थिक होता है जिसे हम लाइट अपहेल्ड बोलते हैं, और ये जो थिन होता है इसको बोलते हैं डाउन हेल्ड। और यहाँ पर फेस कॉन्ट्रास्ट, नाम से समझे फेसेस, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस पर डिपेंड करता है ये माइक्रोस्कोपी। और इससे हम बैक्टीरियल कंपोनेंट हो गए जैसे एंडोस्पोर्स हो गए, इंक्लूजन बॉडी हो गई, इंक्लूजन बॉडी में PHB पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, या हम इस माइक्रोस्कोपी को जो अनस्टेन्ड सेल्स होती हैं जिनमें स्टैनिंग नहीं की गई है उसकी स्टडी के लिए भी फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरे वेरिएंट आते हैं हमारे पास में DIC। ये है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ये माइक्रोस्कोपी से हमें एक्चुअल शेप और साइज़ पता चलता है, शेप एंड साइज़, और ये वर्क करता है शेडो रिलीफ पर। मतलब इसमें अनस्टेन्ड सेल्स तो होते ही हैं, साथ में डाई होती है। नेक्स्ट वेरिएंट आता है डिक के बाद में हमारे पास में फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, इसमें हमें सिग्नल और नॉइज़ का रेशियो मिलता है। ब्राइट सिग्नल साथ में नॉइज़, डार्क फील्ड का रेशियो बोल सकते हैं, ठीक है। एक होता है एपीफ्लोरेसेंस। एपी मतलब नाम से समझ में आ रहा है, एपीफ्लोरेसेंस मतलब कि जो लाइट सोर्स होगा वो अबाउट द सैंपल होगा, सैंपल के ऊपर से आएगा मतलब लाइट सोर्स। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस जो है रहती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस
दोनों की तरह एक्ट करती है, एज ऑब्जेक्ट भी और कंडेंसर लेंस की तरह भी। इसमें मेन 3 चीज़ें होती है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में। वो होता है हमारे पास में एक्साइटेशन फ़िल्टर, डायक्रोमेटिक मिरर और बैरियर फ़िल्टर। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ऑब्जेक्टिव पे हाउस्ड होती है। मतलब अगर सपोज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की बात करें तो फ्लोरेसेंस कोई पिगमेंट होगा, फ्लोरेसेंस ओके, तो वो पिगमेंट है हमारे पास में फ्लोरेसेंस पिगमेंट हुआ। और यहाँ ये सैंपल है और ये सैंपल को ही हम लेबल करेंगे फ्लोरेसेंस पिगमेंट से, जो कि है हमारा फ्लोरेसिन। अब इसकी खासियत होती है कि जो फ्लोरेसिन है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को 488 नैनोमीटर पर। तो सपोज़ यहाँ पर हमारे पास में एक्साइटेशन फ़िल्टर रहेंगे और मतलब ये 488 नैनोमीटर की वेवलेंथ आई और यहाँ से एमिट होगी, तो एमिट होने में यहाँ पर बैरियर फिल्टर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एमिट करवाएंगे और बाकी जितनी भी वेवलेंथ्स होगी वो सब ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एमिट होता है वो होती है हमारी 518 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली, 518 नैनोमीटर। और यहाँ डिटेक्टर होता है जो कि डिटेक्ट करेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना क्या हो रहा है। और जो डिटेक्टर होता है वो भी हमारा कैसा CCD बोले तो चार्ज्ड कपल डिवाइस। और डिटेक्टर भी 2 होता है, एक होता है एरिया डिटेक्टर और एक होता है पॉइंट डिटेक्टर। एरिया डिटेक्टर और पॉइंट डिटेक्टर। एरिया डिटेक्टर में एंटायर इमेज, पूरा एरिया मतलब पूरी इमेज आती है, और पॉइंट डिटेक्टर वर्क करता है इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी इसका एग्जांपल में कहें तो फोटो डायोड्स जो हो गए इस तरीके से। तो ये डिटेक्टर हुआ एरिया डिटेक्टर और पॉइंट डिटेक्टर, और इस तरीके से ये 488 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है और 580 नैनोमीटर की को एमिट करता है। तो ये हुआ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। अगली वीडियो में फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी को हम डिटेल में देखेंगे।